नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार चुनाव डायरी में आपका स्वागत है। बिहार चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें जो आज की तारीख में बिहार की जनता और बिहार के राजनेताओं के बीच में चल रही हैं, उस पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अनीता चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। मनीष वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया जो आज का ट्रेंड है उसके ऊपर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कोरोना। कोरोना और चुनाव का क्या संबंध है, आप ये जानना चाहेंगे। तो चुनाव और कोरोना का संबंध आज की तारीख में जिस प्रकार से विपक्षी दल ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आगे की ओर बढ़ाने चाहिए। चुनाव जो नियत समय है उस पर ना होकर एक समय मिलना चाहिए जिसके लिए चुनावी दल भी तैयारी कर सकें, चुनावों की तैयारी दल भी तैयारी कर सकें और बाकी जो आम जनता है वो भी इस कोरोना के प्रकोप से और कोरोना के डर से बाहर निकलकर चुनावों में भाग ले सके, अपना मत डाल सके। लेकिन जैसा कि देखने में आ रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि कोरोना अभी निकट भविष्य में जाने वाला नहीं है, हमें उसके साथ ही जीना है, ऐसी भी मानसिकता बनाई जा रही है। और जो अभी तक के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो भी इसी प्रकार के। रवि जी, अगर कोरोना के साथ जीना है तो फिर चुनाव टालकर क्या हासिल होने वाला है? क्यों विपक्षी दल इस तरीके की प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव नवंबर में ना हो, आगे हो? देखिए, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है। जब हमें अब कोरोना के साथ जीना सीखना ही पड़ेगा, ये केवल भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी की तरफ से ही नहीं कहा जा रहा है। पूरी वैश्विक बीमारी है, ये वैश्विक महासंकट है। ऐसे में पूरी दुनिया से ये आवाज़ उठ रही है कि अब आने वाले कुछ वर्षों तक कोरोना का मैनेजमेंट करके हमें जीना पड़ेगा। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई वाजिब वजह नहीं लगती है जबकि चुनाव को बिहार में आगे बढ़ाया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चुनाव आगे बढ़ाने का जहाँ तक कोई लॉजिक, पॉलिटिकल लॉजिक जिसे कहें, मुझे लगता है आरजेडी की तरफ से अगर कोई है तो वो शायद ये है कि चूंकि लालू यादव आधी से ज़्यादा करीब करीब सज़ा काट चुके हैं रांची में, तो आरजेडी को लग रहा होगा, उनके सलाहकार कह रहे होंगे कि अब जो है अगर जमानत का प्रयास किया जाए तो शायद सफल हो जाए और अक्टूबर तक लालू यादव बाहर आ जाएं। ऐसा एक सोच, ऐसा एक विचार शायद आरजेडी के मन में पनप रहा होगा। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है। और अगर अक्टूबर में लालू बाहर आते हैं तो लालू को सक्रिय रूप से एक तो अगर जमानत मिलेगी तो हो सकता है सशर्त जमानत मिले, नहीं भी मिले सशर्त जमानत तो अक्टूबर के बाद कुछ टाइम लालू यादव को वहां मिल जाए। जमीनी जो सियासी जमीन है वहां पर उसको उर्वर तेजस्वी के पक्ष में बनाने के लिए, ऐसा एक बहुत दूर की कौड़ी मुझे नजर आती है कि शायद ये आरजेडी वाले सोच रहे होंगे कि अक्टूबर में अगर लालू यादव बाहर आते हैं तो 1-2 महीना लालू यादव को मिल जाए। लेकिन फिर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अभी हफ्ते 10 दिन पहले तेजस्वी यादव ने अगर लालू ही उनके ट्रम्प कार्ड है तो फिर लालू राबड़ी के 15 साल के शासन काल के लिए क्षमा क्यों मांगी और ये क्यों कहा कि 15 साल में ठीक है, हम तो छोटे थे और उस समय सामाजिक न्याय नहीं हुआ, हमें अगर एक अवसर मिलता है तो हम सामाजिक न्याय बिहार के साथ करेंगे। तो ये तो एक पक्ष रहा। मैं आपको बताऊं कि 26 जून को चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी 26 जून को, जिसमें बिहार में जो सक्रिय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, करीब 12 पॉलिटिकल पार्टियों की नुमाइंदगी वहां रही थी। और उस बैठक में चुनाव समय पर कराए जाने के मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो बिहार के हैं, उन्होंने सभी पार्टियों से राय मांगी थी, जिसमें जेडीयू ने ये कहा था कि आप
एक ही दिन बहुत अलग अलग चरणों में ना कराएं, एक ही दिन चुनाव करा लें, जिससे कि कोरोना के मैनेजमेंट को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो उस बैठक में और भी बहुत सारे दूसरे पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ था। हम जानते हैं कि पिछले साल जो बिहार पिछले पिछले जो विधानसभा चुनाव बिहार के हुए, तो वो 5 चरणों में कराए गए थे। तो इस बार जेडीयू ये चाहती है, सत्तारूढ़ पार्टी ये चाहती है कि एक ही चरण में हो जाए। खैर, ये फैसला चुनाव आयोग को लेना है। लेकिन चुनाव आयोग ने उस बैठक में ये भी जानकारी दी थी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, कोरोना को लेके, कोरोना को मैनेजमेंट को लेके, एक यही तो है कि मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज हों और बार बार चेहरे पे आप अपने हाथ न लगाएं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जो जानकारी बाहर आई वो ये थी कि 34,000, करीब करीब 33,700 समथिंग, करीब 34,000 अलग से पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी चीज ये थी कि ये खबर भी आई कि जो चुनाव कर्मचारी होंगे वो पीपीई किट उनको पहनाई जाएगी, और खबर ये भी आ रही है कि करीब 5 लाख पीपीई 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बनाने का जो है वो ऑर्डर भी दिया जा चुका है। तो मुझे लगता नहीं है कि चुनाव आयोग निश्चित समय पर चुनाव नहीं कराएगा, एक चीज। और जहां तक हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में, अभी तो हाई कोर्ट्स में मामला गया है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाए। तो अगर हम पिछले कुछ फैसले देखें, जो स्वायत्त शासी संस्थानों से जुड़े हुए जो फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट उनमें अमूमन सीधे दखल या हाई कोर्ट सीधे दखल की मंशा रखता नहीं है। अब वो चुनाव आयोग के विवेक पर ही ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चुनाव आयोग के विवेक पर ही इस बात को छोड़ेगा। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए, और जो भी वो फैसला करता है, बजाय अभी तू मैं करने के, उसके हिसाब से चुनाव में जाना चाहिए। जी, ये बात तो ठीक है कि चुनाव आयोग जो तैयारी कर रहा है वो चुनाव की दृष्टि से कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा देख रहा है कि जो चुनाव में जो लोग जुड़ेंगे उन लोगों की सुरक्षा है। लेकिन देखने में आया, भारत में चुनाव की परंपरा एक उत्सव की तरह होती है, जिसमें बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, लोगों के पास जाके डोर टू डोर कैंपेन किया जाता है, तमाम दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा देखने का विषय हुआ कि क्या राज्य की स्थिति उस समय ऐसी होगी कि इस तरीके की रैलियां हो सके या कैंपेन चल सके। तो अनीता जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो दल अभी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव टाले जाएं? देखिए, जो कोशिश की जा रही है कि चुनाव टाले जाएं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि टेक्निकली अगर हम बीजेपी को देखें तो बहुत ही इनरिच्ड है। वो चाहे कोरोना काल हो ये, लेकिन वो वर्चुअल रैलीज के जरिए अपने वोटर से, अपनी जनता से जुड़े रहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कोरोना काल में अगर कोई भी उपलब्धि या विफलता गिनाई जाएगी तो या तो केंद्र सरकार के लिए गिनाई जाएगी या राज्य सरकार के लिए गिनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे तौर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही मिलेगा, खामियाजा भी उन्हीं दोनों को उठाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, जिसकी वजह से लोगों को ये समझना कि ये सरकार बिल्कुल फेल हो, लोगों की समझ में यही आता है कि दुनिया इसी से जूझ रही है, हमारा भारत तो फिर भी लड़ रहा है, हमारी सरकार गरीब होकर भी, हमारा देश गरीब होकर भी इतना हमारे लिए कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। आप एक गरीब से भी पूछेंगे, एक जो जो लेबर क्लास है उससे भी जाके पूछेंगे, तो आपको ये कहेगा कि हाँ जी, ये तो वैश्विक महामारी है, सरकार तो कर ही रही है, हाँ कहीं कुछ और करना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नकार नहीं रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो तैयारी बीजेपी की, कोरोना का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा फायदा केंद्र सरकार और उस राज्य की सरकार को ही मिलने वाला है। क्योंकि जो जनता है सीधे तौर पे फिलहाल केंद्र सरकार से और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी सुविधाएं हैं, सीधे तौर पे जनता के पास जा रही है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। वैसे ही राज्य सरकार की तरफ से जो भी सुविधा मुहैया की जा रही है वो सीधे जनता के पास जा रही है, बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है कि वो ये कह सके कि हाँ, हम थोड़ा बहुत बीच में अगर कोई खा रहा होगा
तो लेकिन वो 100% खा भी नहीं सकता क्योंकि ये महामारी है, और ऐसे में अगर पूरी तरह से सुविधा नहीं, जरा सा भी सुविधा नहीं पहुंचती तो वो पूरे पटल पे आ जाता है, कोई भी पकड़ा जा सकता है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। जो करप्शन है वो बिल्कुल उभर के सामने आ जाएगा। तो 100% करप्शन की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसका फायदा बीजेपी और बिहार के जेडीयू को साफ तौर पे मिलने वाला है। आरजेडी, कांग्रेस, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो बार बार सरकार पे निशाना तो साधते रहे, लेकिन एज ए विपक्षी दल, एज एन ऑपोजिशन, उनको वो जनता में जाके जनता की कितनी सेवा की। विपक्ष की एक भूमिका सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, बल्कि विपक्ष की भूमिका होती है कि अपने दल को, जो मेरा दल अभी पीछे रह गया है, उसको फिर से एक बार जनता के साथ कैसे जोड़े। उसके लिए उसको जनता के बीच में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कांग्रेस जो है ट्विटर पे तो बहुत ज्यादा नजर आई, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नजर आई, लेकिन जनता के बीच में अगर आप देखेंगे तो उनकी तरफ से कोई ऐसा ऐलान किया गया हो, उनकी तरफ से उनके जो कार्यकर्ता हैं हर वक्त लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा के लिए जुटे हुए हैं, ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास ऐसा जो एक संगठन टाइप का जो बैकअप होता है वो भी उनके पास नहीं है। सेम चीज अगर हम देखें तो आरजेडी के पास है। आरजेडी भले तेजस्वी यादव लगातार उन पे प्रहार करते रहे हों, लेकिन बात ये भी है कि तेजस्वी यादव जो है पूरे इस महामारी में जनता के बीच से गायब रहे, कहीं भी नजर नहीं आए। आरजेडी के कार्यकर्ता नजर नहीं आए, उनकी तरफ से कोई ऐसी ऐलान नहीं की गई, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि जो जनता के दिल को, जो मास है उसके दिल को सुकून पहुंचा सके। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लगातार जो डेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो तैयारियों को लेकर के कर रहे हैं, जो उनकी तरफ से नासमझी भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये अंदेशा लग रहा है कि अगस्त के बाद कभी भी जो वैक्सीन है वो आ सकता है। अक्टूबर तक तो इसको मान के ही चलना चाहिए कि वैक्सीन जरूर, कोई ना कोई वैक्सीन जरूर आएगा। अगर ये आता है तो केंद्र सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है सबसे पहली जो उस वैक्सीन को पिचअप किया जाएगा, जहां पे इलेक्शन होने हैं वहां पे किया जाएगा, और उसकी जनता को ये बताया जाएगा कि हम आपके लिए हैं, हम आपको सुरक्षित देखना चाहते हैं। ये जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के लिए काम करती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका अंदेशा बन रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि ये टोटली फेलियर रहेगा विपक्ष का ये मांगना कि हाँ आप इलेक्शन की डेट को बढ़ाइए। तीसरी बात की सुप्रीम कोर्ट जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधे तौर पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करेगा और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी, और साथ में जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको भी कि आप ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या तैयारी है। वो अगर बोलते हैं कि हमारे कर्मचारियों के लिए तैयारी है, लेकिन उस बीच में जनता का क्या होगा, जनता कैसे वोट देने आएगी, उसके लिए क्या सुरक्षा की तैयारी की गई है। आप पीपीई किट पहन लेंगे, लेकिन वो जब आएंगे, बल्क में वोट देने आएंगे, तो वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रह पाएंगे, इसका जवाब भी केंद्र सरकार को, हेल्थ मिनिस्ट्री को और जो इलेक्शन कमीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। तो ये क्या रोड मैप तैयार किया गया है, ये जब पटल पे सामने आता है तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर चुनाव टलता भी है तो इसका सीधा फायदा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, ये जो विषय है जिस प्रकार से लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं लग ये रहा है कि विपक्ष कोरोना काल में जिस प्रकार का एक सकारात्मक रुख जनता के प्रति अपना सकता था, शायद कहीं वो उसमें चूका है। और इसी वजह से जो आपदा प्रबंधन में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास हैं, उसको लगता है कि उनके चलते कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनकी निष्क्रियता को ही मान लें और उनको मत मान। रवि जी, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अनीता ने जो बात कही है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो मैंने बताया 26 जून की जो बैठक थी, जिसमें 8 राष्ट्रीय पार्टियां, जो चुनाव आयोग में उनको राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा मिला हुआ है, और 4 क्षेत्रीय पार्टियां उस बैठक में शामिल हुई थी। और उस बैठक में जो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि अब चूंकि देखिए कोरोना को लेकर के 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी कोरोना पनपने की बताई गई है, उनको ज्यादा सुरक्षित रहने की बात बताई गई है। तो उस बैठक में जो जून के अंत में हुई है, अंतिम सप्ताह में, उसमें ये तय कर दिया गया है कि 65 साल से ज्यादा के जो मतदाता हैं उनको पोलिंग बूथ पर आने की कोई जरूरत नहीं है।
वो पोस्टल बैलेट से अपना मतदान कर सकते हैं। और जो दूसरी मिनिमम जो न्यूनतम आयु जो है 10 वर्ष से कम के बच्चों को खतरे की आशंका ज्यादा है, तो 10 वर्ष का बच्चा तो वोट डालता नहीं है, वो पोलिंग बूथ पे क्यों आएगा, 18 साल से ऊपर के लोग आएंगे। तो जाहिर है कि अगर चुनाव आयोग जून में ही इतनी तैयारी, पीपीई किट्स के लिए तैयारी, खादी ग्रामोद्योग से, खादी बोर्ड से बाकायदा कितनी पीपीई किट कब तक मिल सकती हैं, ये तैयारी जून में ही अगर कर ली गई है, 65 साल से ज्यादा के जो मतदाता हैं, 65 और 65 साल से ज्यादा के, वो पोस्टल बैलेट से बाकायदा अपना मतदान कर पाएंगे। और 34,000 अगर अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाने की बात है। और दूसरी एक और चीज है कि अमूमन जो चौथे आम चुनाव देश में, जो पहला चुनाव हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जो आम चुनाव हुआ लोकसभा का, तब तक राज्यों के चुनाव भी साथ साथ होते रहे। अब जो मध्यावधि चुनाव की जो परंपराएं पड़ी, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हर साल कुछ न कुछ राज्य विधानसभाओं के चुनाव, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब करीब एक साथ होते हैं। लेकिन बिहार का जो ये अक्टूबर नवंबर में चुनाव पड़ रहा है, तो और किसी राज्य का चुनाव आसपास नहीं है, तो चुनाव आयोग को कर्मचारियों की भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। मुझे लगता है कि जैसे पिछले बार 5 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था, इस बार कोरोना की वजह से या तो कुछ, अब ये सोच की बात है, मैं अगर चुनाव आयोग का प्रभारी अधिकारी होता तो शायद मैं 5 की जगह 6 या 7 चरणों में चुनाव कराने की सोचता, जिससे कि सुरक्षा बलों के मूवमेंट में, कर्मचारियों को मूवमेंट में, और जो वोटर है उसको पोलिंग बूथ तक आने में कोई परेशानी नहीं होती। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि 5 के बजाय 4 या 3 चरणों में चुनाव करा दिया जाना चाहिए। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से कवायद में लगा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियां, और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है। देखिए, एक तो आरजेडी ने शुरू से, तो आरजेडी का तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि वो लालू यादव की जेल से बाहर आने की जमानत पर उम्मीद कर रहे हों, लेकिन जिस तरह चिराग पासवान ने ट्वीट करके चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की थी, उस पर बिहार में संजय पासवान, बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने भी सीधी टिप्पणी, नाम नहीं लिया चिराग पासवान का, लेकिन कर दी। सुशील मोदी ने भी ट्वीट करके कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो शक कर रही हैं वगैरह कह दिया, लेकिन उन्हें करेक्शन भी करना पड़ा अपने ट्वीट में। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की बजाय उनको सीधे आरजेडी लिख के दोबारा वो ट्वीट करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सक्षम है समय पर चुनाव कराने में। और जैसा कि अनीता ने कहा कि जो वैक्सीन है, वो अभी आज कल की खबरों में अगर हम देखें तो रूस में पहला वैक्सीन जो है, बिल्कुल वो बाजार में आने के बहुत करीब है। और 4-5 महीने में, 3-4 महीने में तो और इस दिशा में और भी अच्छा काम होने लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आगे खसकेंगे। जी जी जी। तो जो चुनाव को लेकर जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, और कोरोना काल में लोग आइसोलेटेड हैं, अपने घरों में, अपने संस्थानों से ज्यादा अंदर रहकर काम कर रहे हैं, पब्लिक नहीं मिल रही, तो सोशल मीडिया पर एक जो ट्रेंड है, वहीं से कुछ ना कुछ जो चुनाव को लेकर किस प्रकार की एक हवा, किस प्रकार का माहौल है, वो एक अंदाजा लगाना के लिए सबसे अच्छा एक माध्यम है। तो हमारे साथ मनीष जी है। मनीष जी, कोरोना और चुनाव को लेकर किस प्रकार के जो एक बातचीत सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, इस पर आप बताएं जरा। जी जरूर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले रवि सर ने बताया था कि तेजस्वी यादव जो चुनाव बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने पॉइंट रखा था लालू यादव का जमानत। तो इस पर चर्चा है, लालू यादव शायद अक्टूबर या लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में शायद उनको जमानत मिलने वाला है। तो तेजस्वी यादव के साथ एक फायदा ये है कि अगर लालू यादव जमानत से बाहर आ जाते हैं, तो उनके प्रचार प्रसार, उनके जो चुटीले अंदाज होते हैं, उनका जो अपना कुछ एक बोलने का लहजा होता है, और कुछ एक जातियों में जो उनकी पैठ है, उसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। दूसरी बात ये चर्चा है कि चूंकि भाजपा और जदयू के मुकाबले, चूंकि भाजपा शुरू से ही टेक्नोलॉजी के का इस्तेमाल कर रही है चुनाव प्रचार में। 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री
का चुनाव, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात से आए थे, तो उस समय से ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से सोशल मीडिया, वर्चुअल मीडिया, ट्विटर पे उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। उनके पास एक बहुत बड़ी और टीम है, और सारे के सारे अनुभवी लोगों की टीम है। जबकि अगर और उसका फायदा जेडीयू को भी मिलेगा। जबकि अगर राजद को देखा जाए तो इनके पास वैसी टीम है, और दूसरी बात ना उनके वैसे वोटर हैं। तो इनका नुकसान इनको, राजद को होने की आशंका है, क्योंकि ये वर्चुअल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वोटरों के पास उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जिस लेवल तक भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू पहुंचती है या पहुंच रही है। इनके कार्यकर्ता उतने टेक्नोलॉजी, जहां तक ये चर्चा का विषय है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान तेजस्वी यादव को दिख रहा है। जबकि जब लालू यादव अगर जमानत पे बाहर आ जाते हैं तो उनके भाषण, उनके चुटीले अंदाज, उनके जो अपने वोटर हैं उनके पास पहुंचने में उनको फायदा होगा। वो ज्यादा सोशल मीडिया, वर्चुअल मीडिया पे डिपेंड ना करके उनके भाषणों को लोगों के बीच पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे। शायद इसीलिए रवि सर ने बताया, और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, शायद इसीलिए वो चुनाव को टालने की कोशिश में है। दूसरी बात कोरोना की है। तो कोरोना का आप लोगों ने भी कहा, सभी लोगों ने कहा, कोरोना तो अभी रुकने वाला है नहीं, एक लंबा चलेगा। तो ऐसे में चुनाव को टालना, क्या साल, 1.5 साल, 2 साल तक इसी तरह से कोरोना के नाम पे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, ऐसा कोई नहीं चाहता। कई लोग सोशल मीडिया पे हैं जो चाहते हैं कि जितना जल्दी एक झंझट है चुनाव, जितना जल्दी खत्म हो जाए, नई सरकार आए और नए तरीके से काम हो जाए, काम होते रहे। क्योंकि जैसे ही जब 4.5 साल पूरा होता है, सब लोग, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, नेता, यहाँ तक कि जनता, कार्यकर्ता चुनाव मोड में चले जाते हैं। और जब तक चुनाव हो नहीं जाए तब तक लोग इसी आशा में रहते हैं कि कब चुनाव हो जाए, जल्दी चुनाव हो जाए। तो ये सारी चर्चाएं सोशल मीडिया में हैं कि चुनाव जल्दी हो। तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान के डिमांड को बहुत ज्यादा तवज्जो लोग नहीं दे रहे हैं। जी, एक चीज जो है रवि जी, मैं आपसे छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि जो राजनीतिक दल है उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं पर भरोसा जो भी उनका है वो तो रखा ही है, लेकिन इलेक्शन मैनेजर्स जो पिछले कुछ समय में देखने में आया, प्रशांत किशोर जैसे, जो एजेंडा सेट करते हैं, पॉलिटिकल दलों को गाइड करते हैं, मुद्दे सेट करते हैं, ऐसे लोगों की भी बहुतायत हुई। और पिछले चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के पास प्रशांत किशोर ने मिलकर कैंपेन उनका डिजाइन किया था। तो जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उसमें लगता है कि ऐसे कुछ इलेक्शन एजेंट्स, और इलेक्शन एजेंट्स नहीं है, इलेक्शन मैनेजर्स कहना उचित रहेगा, वो और आएंगे क्या? बिल्कुल। अब जैसे कि डिजिटलीकरण या चुनाव प्रक्रिया का डिजिटलीकरण जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे चुनाव प्रचार के जो आधुनिक मॉडल हैं वो पनपेंगे, तो जाहिर है जब तकनीक का बहुत ज्यादा, प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया में होगा तो प्रौद्योगिकी को समझने वाले, और देखिए केवल मशीन नहीं है, सामाजिक समीकरण भी एक तरीके से मानसिक प्रौद्योगिकी अगर हम उनको मान लें तो साइंटिफिक तरीके से जब भी जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, सोच उसकी बढ़ती है, वैसे वैसे बिल्कुल सही बात है कि इलेक्शन मैनेजर दोनों तरफ, चुनाव कराने वाली जो फोर्सेस हैं, चुनाव कराने वाली जो संस्थान है, वहां भी इलेक्शन मैनेजर बढ़ेंगे, और जो सामाजिकी को समझने वाले, किसी भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिकी को, वहां के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन्हें समझने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो साइंटिफिक सोच वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। और उसमें विशुद्ध लोकप्रियतावादी जो एक प्रवृत्ति होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उससे केवल अब काम नहीं चलेगा। तो जाहिर है कि कुछ मैनेजर जो समाज शास्त्र के, जो समाज के महीन तंतु हैं, जो जातीय संतुलन है,
जो शिक्षा अशिक्षा बहुत सारे जो मसले हैं उनका जो सटीक विश्लेषण करके वहां पर किस उम्मीदवार को उतारना ज्यादा सही रहेगा, वहां पर क्या नारा देना, किसी क्षेत्र विशेष में क्या नारा देना उचित रहेगा, इसको मैनेज करने वाले मैनेजरों की जरूरत लगातार अब पॉलिटिकल पार्टीज को पड़ने वाली है। और मुझे लगता है कि लालू यादव के जैसा कि मनीष कह रहे थे कि लटके झटके और उनका बोलने का और ठेठ जो गंवई अंदाज है वो अब उसका टाइम तो गया, वो तो चला गया, उससे केवल उसी से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, इसमें अनीता बस आपसे एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूंगा कि जो कोरोना काल में जिस प्रकार से एक जो हमारे समाज में, जो हमारे परिवारों में एक नई तरीके की जीवन शैली विकसित हुई है, महिलाओं को महिलाएं तो आमतौर से अधिकतर घरों में रहती थी, लेकिन अब पुरुषों के साथ उनको रहना पड़ा है, और महिला जो वोटर फैक्टर है जो वो भी बड़ा मैटर करता है चुनाव में, कि उनका भी एक अहम योगदान रहता है। तो जो ये नई परिस्थितियां हैं, कोरोना काल है, और इसमें तो आप को लगता है कि जो अभी जो इस प्रकार से 3-4 महीने रहे हैं कोरोना काल के, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं और की भी कुछ चेतना और कुछ उस तरीके के जो है वो कुछ बदलाव हुआ होगा, आपको क्या लगता है? वुमेन वोटर जो है बहुत ज्यादा इस बार अपनी भागीदारी निभाने वाली है। इसलिए नहीं कि वो वोट देने आएंगी, इसलिए कि वो मोटिवेट करेंगी, क्योंकि घर में सारे लोग बैठे हुए हैं, जो बातचीत चल रही है वो फोन पे चल रही है, और ऐसे में जो जमीनी चीजें दिख रही हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दिख रही हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं, जैसे घर में बैठ के उनके बच्चे जो हैं, जो उनको लगता था कि मेरे बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं या गलत राह पे जा रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। उनके पति जो लेट नाइट आते थे और उनको लगता था कि ये पार्टियां करके आ रहे हैं और हमारे घर को टाइम नहीं देते हैं, ये सारी चीजों में जो एक अंकुश लगी है, एक ठहराव सा आया है, और पारिवारिक जीवन जो है जिस तरह से एक बार फिर से खूबसूरत हुआ है, लोग एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हंस रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, लोगों के पास वक्त नहीं था अपने परिवार के लिए, वो नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग की कमी आई थी, वो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक मजबूती आई है। तो महिलाएं जो है अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन की वजह से लोग घर में बैठे, घर में बैठ के उनको समझ में आया कि आखिर घर क्या होता है, घर के कामों में भी भागीदारी निभा रहे हैं और एक संयमित तरीके से घर में रह रहे हैं, बच्चों के साथ मिलजुल रहे हैं, पत्नी को टाइम दे रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं महिला वोटर्स जो हैं वो अपने 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 जो आसपास के वोटर हैं उनको उस फीलिंग के साथ मोटिवेट जरूर करेंगी कि नहीं, जो सरकार थी बहुत अच्छा काम की है। और इस बार जो इम्पैक्ट रहेगा वो वोटिंग पे, उसका कोरोना का जबरदस्त इम्पैक्ट है। सारे मुद्दे आप देखिए तो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। जो मुद्दे फ्लोट कर रहे थे इस लॉकडाउन के पहले में, वो सारे गायब हो गए हैं। लोग आज सिर्फ बात करते हैं कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के सरकार किस तरह से काम की है, क्या वो हमारे इच्छा अनुरूप हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत लोगों की शिकायतें हो सकती हैं कि उतना नहीं हुआ जितना हम चाहते थे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई भी आपको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि काम आने वाला है। दूसरा जो जिस मुद्दे पे बीजेपी हमेशा खेलती रही है, बीजेपी बीच-बीच में उसको भी पिच करते रही है इस कोरोना के समय में भी, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, जिसको कि हम जो राष्ट्रवादी जो नेशनलिज्म का नरेशन जो होता है बीजेपी का, वो उसको हमें बीच-बीच में पिच करती रही, तो जिसका फायदा भी बीजेपी को मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है, अगर ये बीजेपी को मिलता है तो जेडीयू भी कहीं ना कहीं फायदे में रहती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको कि जो आप बोले कि महिलाएं कैसा, महिलाएं देश की तरफ बहुत समर्पित नजर आती है, चाहे कुछ भी हो जाए उनको देश का मुद्दा अच्छा लगता है। महिलाएं जो है जब पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा जाता है तो बहुत अपने आप को अच्छा फील करती है, उनको लगता है कि नहीं बस यही बहुत अच्छा है, ये जो सरकार ने ये कर दिया, उसने बहुत कुछ कर दिया और हम उस सरकार को थम्स अप देते हैं। तो इसका फायदा पहुंचने जी वाला है और जी बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है जी महिलाएं।
जी, तो कुल मिलाकर ये है कि कोरोना जो एक आपदा थी, एक उसकी एक नकारात्मक जो उसकी एक छवि जो है वो तो है ही, लेकिन उसके चलते जो सकारात्मक जो बदलाव समाज में हुए और जो चीजें देखने में मिली, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक असर है वो विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा बिहार के, ऐसा मानना है। और कुल मिलाकर ध्यान में ये भी आता है कि शायद यही वजह है कि कुछ लोग चाहते हैं चुनाव आगे हो या ना हो, समय पर हो। बिहार से जुड़े चुनाव पर हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि आप अपनी राय, अपनी बात हम तक biharupdate@gmail.com पर अपनी मेल डालकर हमें बता सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है। दूसरा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप बिहार अपडेट का जो मोबाइल ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा में भागीदारी के लिए मैं रवि जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आप आए, हमसे जुड़े। अनीता जी आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़ी। और मनीष जी, आप सोशल मीडिया पे नजर बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में ये सबसे बड़ा अस्त्र होने वाला है किसी भी पक्ष और विपक्ष के लिए। आप भी हमसे जुड़े, आपका भी धन्यवाद। बिहार अपडेट में, बिहार चुनाव डायरी में आज इतना ही। धन्यवाद।